नमस्कार। तो आज से न्यूज पॉइंट, जी हाँ, न्यूज पॉइंट इसलिए क्योंकि चुनावी पंच अब खत्म हो चुका है। चुनावी गतिविधियां खत्म हो गई, चुनावी पंच खत्म, और अब आगे जैसे ही चुनावी गतिविधियां आएंगी, चुनावी पंच लेकर हम आपके सामने रहेंगे। बदला कुछ भी नहीं है। चुनावी गतिविधियों के समय चुनाव की बातें ज़्यादा होती हैं, इसलिए चुनावी पंच और न्यूज़ पॉइंट में देश दुनिया की तमाम बातें रहेंगी और इसके साथ साथ आपके विचार भी रहेंगे। और जैसा आप हमेशा करते हैं, अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, आपके विचारों को हम देश दुनिया तक रखते हैं, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी हम चर्चा करते हैं, कराते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा आप जानते हैं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की खबरें लगातार आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर राजनीति चल रही है और उसमें भी खासकर आप जानते हैं कि हो ये रहा है कि बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा। लेकिन जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उन सारी बातों को समझते होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या बीजेपी में मचने वाली है भगदड़। ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग जगहों से जैसी खबरें आ रही हैं, उन खबरों के आधार पर ये कहा जा सकता है। और इस पूरे 1 घंटा के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी है, पहले नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर के उभरी। तो क्या वहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक असंतोष का वातावरण उत्पन्न होगा? इसी तरह पश्चिम बंगाल में हम देखें कि जहाँ बीजेपी लगातार कह रही थी, पिछले 2 साल से कह रही थी कि अब की बार जो है हम पश्चिम बंगाल जीत कर दिखाएंगे और 200 के पार होंगे, लेकिन वहां पर बीजेपी मुंह की खाई है। और मजेदार आंकड़े कुछ आए हैं आज पश्चिम बंगाल में। जो 77 सीटें आई हैं, इन 77 सीटों में से जो आंकड़े आए हैं उसमें से मात्र 5 सीटें बीजेपी के अपने कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। बाकी 70 सीटें वो लोग जीत करके आए हैं, वो उम्मीदवार जीत करके आए हैं जो दूसरी पार्टियों से आए, टीएमसी से आए, उसके अलावा वाम दल से आए, और यानी लेफ्ट से आए, या सीपीएम से खासकर, और कांग्रेस से जो आए हैं वो जीत करके आए। 70 ऐसे कैंडिडेट हैं, जबकि बाकी 5 ही। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए भी आयातित लोगों को लेकर के आए और वो भी जीत ना पाए तो क्या कहेंगे। और जो भी मैक्सिमम है, हालांकि आयातित लोगों की संख्या के आधार पर 77 सीटें बीजेपी वहां पाई है पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का कहर बरप रहा है लगातार इस देश में, और उसको लेकर के भी बीजेपी और उसकी सरकार जो है वो देश में घिरी हुई है। लगातार देश ही नहीं, विदेशों में भी मोदी सरकार की खिंचाई हो रही है, मोदी सरकार की बुराई हो रही है। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कल ही नेचर मैगजीन पढ़ रहा था, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल छपा है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में 2 देश, ब्राजील और इंडिया, ये दोनों देश के जो प्रमुख हैं, शासनाध्यक्ष हैं, एक तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने समय पर जो कुछ करना चाहिए था इस महामारी को रोकने के लिए नहीं रोक पाए। तो आज उधर ब्राजील ने भुगता और अब इंडिया भुगत रहा है। और तीसरी तरफ एक आंकड़ा और भी है, जिसमें है अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा गया है कि वो भी शुरुआती दौर में नहीं मानते थे, और अमेरिका में भी 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो मौतों के आंकड़े में कोरोना के कारण, इस बीमारी के कारण सबसे ऊपर है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों इस कोरोना महामारी को लेकर के। कैसे घिर रही है सरकार, और खासकर अपने लोग कैसे घेर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएमओ से हटा करके और सीधे दे देना चाहिए नितिन गडकरी को। तो पीएमओ पर सीधा आरोप है, कह रहे हैं कि पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है। उसी तरह उधर कर्नाटक में आप देखिए, एक युवा राजनेता हैं, सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी अपनी ही सरकार को कर्नाटक में कोरोना महामारी को लेकर के घेरा है। इधर बीजेपी के पूर्व राज्यपाल जो बीजेपी से थे, और आपको याद होगा कि
त्रिपुरा के राज्यपाल थे तथागत राय, उन्होंने भी बीजेपी को घेरा है पश्चिम बंगाल में। तो चारों तरफ आवाज जो पहले नहीं आती थी, नहीं उठती थी अपने लोगों के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, वो आवाज अब उठने लगी है बीजेपी के अंदर ही। तो क्या सवाल यही है कि क्या बीजेपी में मचने वाली है भगदड़? और इसी सवाल के साथ हम सीधे आप लोगों का स्वागत करते हैं दोस्तों इस चुनावी पंच की जगह अब न्यूज पॉइंट में। और जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे तीनों खास मेहमानों का। अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलिंदु जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे छत्तीसगढ़ से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अवनीश कुमार जी। अवनीश जी आपका भी स्वागत है। आज अवनीश जी आपका कैमरा नहीं हिल रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्टिल फ्रेम में हैं आप। आवाज भी अच्छी आनी चाहिए आपकी भी और तमाम हमारे साथियों की। तो यही हम कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में मचने वाली है भगदड़? सीधे अमनीश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव का समापन हुआ है और रिजल्ट भी सामने है, और उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 बनकर उभरी है। नंबर 2 पर आरएलडी है, माफ करें नंबर 2 पे नहीं है, लेकिन दोनों का गठबंधन है उस हिसाब से, मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का उस हिसाब से भी काफी आगे है बीजेपी से दोनों दलों का गठबंधन जो है, और अकेले भी समाजवादी पार्टी काफी आगे है बीजेपी से। और एक खबर ये भी आपको दे दूं दोस्तों कि आरएलडी के प्रमुख का निधन हो गया, यानी कि अजीत सिंह का निधन हो गया, आप जानते हैं। और कोरोना महामारी के कारण ही, ये कोरोना महामारी कितनों को ले जाएगी इस दुनिया से ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन दुखद घड़ी है हमारे देश के लिए, जब हमारे देश से रोज किसी न किसी ऐसे नामचीन लोगों को के जाने की खबर आती है जो दुख पैदा करती है जेहन में, और इन सब के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे, और सीधे जैसा मैं कह रहा था अवनीश जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल क्या कहेंगे जब हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आई हुई बीजेपी, जिसे नंबर 1 ही नहीं बल्कि काफी मीलों दूर होना चाहिए था इन बाकी पार्टियों से, क्योंकि अभी वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन क्या ये इस महामारी के कारण, क्या योगी सरकार की योजनाओं के कारण, क्या योगी सरकार की कुछ और नाकामियों के कारण ये जो रिजल्ट हैं वो हैं, और इसका असर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्या पड़ रहा है, उनके नेताओं पर क्या पड़ रहा है, आप तक क्या खबरें आ रही है, ये जरा बताइए विस्तार से। देखिए, पहले तो मैं आपको जो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बारे में बता दूं, जो आपको खबरें मिल रही है भगदड़ की, तो भगदड़ की शुरुआत तो सरकार बनने के 1 साल के बाद से ही शुरू हो गई थी। अगर हम बात कर ले विधायकों की नाराजगी की, तो उस समय ही 200 विधायक ऐसे थे जो योगी जी के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद मान मिलकर के उनको मनाया गया। अब हम बात कर ले पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में ये जो सरकार को हताशा जिनके हाथ लगी है, उसको सीधे तौर पर कार्यकर्ता सरकार की नाकामी मान रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला प्रशासन है वो नीचे की कार्यकर्ताओं की सुनता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शासन स्तर की बात सुनता है, या मुख्यमंत्री जी सुनता है, या 2, 4, 5, 10 लोगों को छोड़ दो उनकी सुनता है। तो ये जो बेसिकली नाराजगी थी वो कार्यकर्ताओं की थी, जिसके कारण भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरा, आप हर जिले में देख लें, बीजेपी 2 धड़े में बटी हुई है। एक धड़ा वो था जो अपने प्रत्याशियों के लिए टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। एक वो दड़ा था जो नए आके जुड़े थे, उनको वहां पंचायत चुनाव में मैदान में उतार दिया गया। ये सब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी के अंदर कभी भी विस्फोट कर सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव के 6 महीने रह गए हैं, और आप ये देखिए कि बहुत सारे बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जो हो सकता है चुनाव के पहले पार्टी छोड़ दें। आपकी हो सकता है कि चुनाव से पहले, आवाज आ रही होगी शायद हमारी, चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दें, लेकिन ओवरऑल जमीनी हकीकत में थोड़ा और जानना चाहूंगा कि आप जैसा बता रहे हैं कि 1 साल बाद ही यूपी में हमने देखा कि एक भगदड़ वाली स्थिति शुरू हो गई थी, असंतोष जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, और इस पंचायत चुनाव को जैसे लिटमस टेस्ट कहें या सेमीफाइनल कहें चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, और जिसमें बीजेपी को मुंह की
खानी पड़ी है। मुंह की खानी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर बीजेपी दूसरे नंबर पे आए, जिसे कम से कम 1500 से ज्यादा सीटों के साथ नंबर 1 पे होना चाहिए था, 2000 सीटों के साथ नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन वो अगर 700 सीट भी नहीं लेके आ पाई तो, और खासकर उन बड़े बड़े शहरों में अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, फिर कानपुर है, प्रयागराज है, उसके अलावा बनारस है, फिर गोरखपुर है, तमाम ऐसे जगहों में अगर बीजेपी पिछड़ गई है। रायबरेली में भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। आज ही मैं खबर देख रहा था, सोनिया गांधी और कांग्रेस का गढ़ है वहां पर। हालांकि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे कांग्रेस है, वहां भी रायबरेली में भी नंबर 2 पे है। तो ओवरऑल क्या कहते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो, अवनीश जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि ये जो हार है ये सरकार की नाकामियां हैं। उसके पीछे जो मैंने आपको 2 कारण बताए। नंबर 1 कि जिला स्तर पर बैठे हुए अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। अगर वो कोई भी काम लेके जाते हैं तो उनके ही अपने हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कि 1 साल के बाद ही विधायकों की नाराजगी सामने आ गई थी योगी जी के खिलाफ। वो तो किसी प्रकार से मना के उनको अभी तक पार्टी आगे लेकर चल रही है। कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, हालात तो ये है कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। विधायकों की ना तो अधिकारी सुनता है, ना अपर स्तर पे कोई सुनवाई होती है। जबकि विधायक से आम कार्यकर्ता हो या आम जनताओं को बड़ी उम्मीद होती है कि विधायक जी मेरा ये काम करा देंगे, विधायक जी मेरा वो काम करा देंगे। और जो सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बताऊं कि जो पंचायत देखने को मिली है, वो सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि जो विधायक ग्रामीण क्षेत्र से आते थे उन्होंने गांव की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया था। रीजन क्योंकि गांव में बड़ी उम्मीदें होती है लोगों को कि विधायक जी आए, हमारी सड़क बनवा देंगे, हमारी नाली बनवा देंगे। लेकिन विधायक जी के पत्र की कितनी वैल्यू है ये विधायक जी खुद जानते थे कि सड़क बनवा पाएंगे कि नाली नहीं बनवा पाएंगे। इसलिए उन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्र से दूरियां बना ली थी। और धीमे धीमे ये स्थिति कार्यकर्ताओं को जब क्लियर होने लगी तो कार्यकर्ता अपने आप पार्टी से दूरी बनाने लगे। पंचायत चुनाव से पहले अगर मैं कानपुर देहात की बात कर लूं तो एक साथ 50 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ी। लखनऊ की बात कर लूं तो जमीनी स्तर पे मैं ही कहता हूं, हो सकता है कि पार्टी के लिए उन कार्यकर्ताओं को जाना कोई नुकसान की बात ना हो, लेकिन कानपुर देहात की बात करूं, 50 कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ी। कानपुर नगर में नाराजगी बस कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी, लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। और सबसे बड़ी बात अयोध्या की मैं बात करूं, जहां पर सबसे मजबूत टीम धरातल पर इनकी काम करती है, वहां पर कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति नाराजगी है। तो ये पंचायत चुनाव जो सेमीफाइनल चुनाव था, इसने ये तो तय कर दिया कि निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है। और नुकसान के 2 ही कारण हैं। नंबर 1 कार्यकर्ताओं की नाराजगी, नंबर 2 बीजेपी 2 धड़े में बढ़ चुकी है। एक धड़ा कभी भी पार्टी का साथ छोड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करेगा यूपी में, क्योंकि समय बचा नहीं है। और अगर एक साथ एक धड़ा ने पार्टी को छोड़ा तो इसका फायदा किसको मिलता है ये तो एक अलग बात है, सपा को मिलता है कि बसपा को मिलता है कि कांग्रेस को मिलता है, लेकिन बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कर नहीं पाएगी। उस हालात में पार्टी किस स्थिति पर आके खड़ी होती है ये तो समय तय करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए अवनीश। और अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से के बाद फिर चलेंगे हम सीधे पश्चिम बंगाल, क्योंकि हर जगह भाजपा में जो भगदड़ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या भाजपा में मचने वाली है भगदड़, यही हम बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी, अगर आपकी आवाज हम तक, हमारी आवाज आप तक बहुत क्लियर आ रही हो तो सवाल यही है कि जैसा अभी अवनीश बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और बीजेपी इस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, इनका कहना, अवनीश का कहना है। लेकिन ओवरऑल आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं। इस वक्त जबकि पंचायत चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, जिससे उम्मीद थी कि किसी भी तरह करके कुछ नहीं तो भाई आप नंबर 1 पार्टी रहते, नहीं रही। अब आप कैसा देखते हैं, क्या देखते हैं? और खासकर जो खबरें आ रही हैं खासकर उत्तर प्रदेश से, वो खबर बीजेपी के लिए निराशा पैदा करती है। आप क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, बीजेपी के लिए निराशा पैदा करती हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और बीजेपी का पराभव हो रहा है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। जनता में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ रही है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। जहां तक सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई फूट होगी, तो मुझे अब तक का भाजपा का इतिहास देख करके लगता है कि भाजपा में फूट अक्सर जो है वो कारगर नहीं हुआ करती है। उमा भारती भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के देख चुकी है, मदन लाल खुराना पार्टी छोड़ के देख चुके हैं, बाबूलाल मरांडी पार्टी छोड़ के देख चुके हैं,
कल्याण सिंह पार्टी छोड़ के देख चुके हैं। ये इस तरीके से कई लोग जो है पार्टी छोड़ के देख चुके हैं और सब जो है फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। असल में भारतीय जनता पार्टी को समझने की आवश्यकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को संचालित करता है संघ, और संघ जब तक भारतीय जनता पार्टी के पीछे है तब तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो छोटी मोटी टूट होती है उसका भारतीय जनता पार्टी पे असर कुल मिला के नहीं पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, 2 से 3 गुट जो है वो बन चुके हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण गुट जो समझे जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, बल्कि कहा जाए कि 3 गुट एक तरीके से वहां जो काम कर रहे हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ का गुट है जहां जिसमें उनके जाति के लोग जो है वो सब कब्जा किए हुए एक तरीके से प्रशासन पे, ब्यूरोक्रेसी में, पार्टी के पदों पे, संगठन पे, सब उनके लोग कब्जा किए हुए हैं। एक वो है। दूसरा एक गुट जो है वो अमित शाह मोदी जी का भी है, पूरी तरीके से कमजोर करना चाहता है योगी जी को कि योगी जी जो है वो अब आगे ज्यादा ना बढ़ने पाए, ये है। तीसरा एक गुट जो है वो आरएसएस से जुड़ी हुई लॉबी का भी है, जो सब संसाधन जो है वो इस समय डील करता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह सब कुछ। योगी जी जो कुल मिला के अपना चपरासी भी इस समय नियुक्त नहीं कर सकते, वो सब जो है आरएसएस से जो वो लोग जो है वो तय करते हैं। तो इन सब के झगड़े का क्या असर होगा ये देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है कि आरएसएस जो कुल मिलाकर के इन सब झगड़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक अजीब मुसीबत में फंस गई है। अगर चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को हटाती है तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जो है पूरे देश में हिंदुत्व का सेकेंड लाइन लीडरशिप प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मोदी जी के बाद हार्डकोर हिंदुत्व का नेता जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उस पर फिर एक ग्रहण लगता है। और अगर नहीं हटाते हैं तो योगी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। कुल मिला के स्थिति जो ये है, विधायक निश्चित तौर पे योगी जी के जबरदस्त तरीके से खिलाफ हैं और कई सांसद भी उनके बहुत खिलाफ हैं। ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की थानों के अंदर पिटाई हो रही है, और यहाँ तक कि एसएसपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो जो है थाने में अपने भाजपा के विधायक की पिटाई कर रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जो आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको एक तरीके से ये साबित कर रहा है कि वहां क्या स्थिति है। ये पहली बार हुआ कि सत्तारूढ़ दल के 200 से ज्यादा विधायक जो हैं वो विधानसभा में धरने पर बैठ जाएं कि उनकी जो है जिले के जो पुलिस अधिकारी है वो सुन नहीं रहे। तो जिले के पुलिस अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे? देखिए, हम लोग पहले भी बार चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी की जो वर्किंग ऑफ स्टाइल है, तो वो राजनेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद एक जो है वो हीन भावना है। तो क्योंकि वो राजनेता रहे नहीं है और इलेक्टोरल से आए नहीं है मोदी जी, तो वो जो प्रशासनिक अधिकारी है उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हीं का एक कॉकस बना के रखते हैं। और केंद्र में भी आप देखिए कि केंद्र के अंदर भी सारे मंत्री और विधायक और सांसद जो है वो सब बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। कुछ खास अफसरों का एक समूह जो है वही पूरी सरकार को चलाता है। वो पूरा समूह जो है वो सिर्फ 2 लोगों को रिपोर्ट करता है कुल मिलाकर के। तो केंद्र में भी जो है मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ जो है एक जबरदस्त आक्रोश जो है वो उभर रहा है। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि गडकरी को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया जाना चाहिए और पीएमओ को ले लेना चाहिए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसको निश्चित तौर पर जो है एक तरफ से डालता है, इसमें प्रकाश डालता है कुल मिलाकर के। अब ये देखना होगा कि इसका जमीनी स्तर पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि जो देखिए नेताओं के, मैं फिर कहूंगा नेताओं के पार्टी छोड़ने से, भाजपा छोड़ने से भाजपा के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अब तक का इतिहास यही बताता है, हमने तमाम राज्यों में देख लिया कुल मिलाकर के, थोड़ा बहुत जो उनके पॉकेट के लोग होते हैं वो सब कार्यकर्ता छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि भाजपा का जो मतलब आज अगर मान लीजिए आरएसएस मोदी जी के खिलाफ हो जाए तो मोदी जी छोड़ के चले जाए, क्या असर पड़ जाएगा? मोदी जी लालकृष्ण आडवाणी बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर। जिस तरीके से आडवाणी जी को आरएसएस ने ढक्कन कर दिया एकदम, इसी तरीके से मोदी जी ढक्कन हो जाएंगे, दूसरा कोई बन जाएगा। तो आरएसएस से लड़ाई लड़ पाना जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बस की बात है कि नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। और जब तक आरएसएस इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है तब तक पार्टी के तौर पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, टूट-फूट हो सकती है, कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, दूसरे दलों में जा सकते हैं, ये सब चीजें कुल मिलाकर के हो सकती है। लेकिन एक पार्टी के तौर पे जो मुझे लगता है कि अभी जो है इस तरीके से कोई नुकसान भाजपा को होने नहीं जा रहा है। हालांकि ये सही है कि असंतोष उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे परिस्थितियां और खराब होंगी और समय आता जाएगा, इस असंतोष में इजाफा ही होगा, कमी होने वाली नहीं है।
जैसा कह रहे हैं कि ये जो असंतोष है इसमें लगातार पिछले 7 साल से इजाफा हो रहा है, ये असंतोष बढ़ेगा भी। और जहां तक आप देखें दोस्तों तो पहली पंक्ति जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ऐसे तमाम नेता थे, वो भी कैसे असंतुष्ट रहे। और अब तो कई लोग उन पहली पंक्ति के नेताओं में कई नहीं हैं अभी इस वक्त, और जो हैं वो भी हाशिए पर हैं। तो इसलिए असंतुष्ट लोग जो हैं वो रहेंगे। और जिस प्रकार जिस गति से भाजपा काम कर रही है, जिस अंदाज में खासकर मोदी और अमित शाह की जोड़ी काम कर रही है, और उधर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में, ये देखना होगा कि आने वाले समय में जनता क्या जवाब देती है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तो बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल चलने से पहले एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर से। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम शुरुआती दौर में बात कर रहे हैं और सवाल यही कर रहे हैं कि क्या भाजपा में मचने वाली है भगदड़। ये सवाल इसलिए है क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हर तरफ कहीं न कहीं आपस में ही जो एक शिकवे शिकायत का दौर है, जो अभी तक बंद कमरे में किया जाता था, वो धीरे धीरे अब बाहर आने लगी हैं ऐसी बातें। ऐसे में अगर तथागत राय कहते हैं पश्चिम बंगाल में कि यहाँ भगदड़ मचेगी, कई लोग जो आए हुए हैं और उनका सीधा कहना है कि टीएमसी के कचरों को अपने यहाँ ले लिया, अब ये तो चले जाएंगे और उसके अलावा अपने भी चले जाएंगे अगर नहीं संभली भाजपा। खैर उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर के और वहां के रिजल्ट के बाद की परिस्थितियों को लेकर के आपका विश्लेषण चाहूंगा कि आप किस रूप में देख रहे हैं योगी सरकार, बीजेपी और वहां की जनता और अपोजिशन के अलग अलग अपोजिशन की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो और नेताओं को। राजू जी, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ संभव है कुछ मतभेद हो सकते हैं, और जो ग्राउंड पर जो अपने साथी बैठे हैं अवनीश जी वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर योगी जी को जब तक ऊपर का वरद हस्त है, खासकर मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ, ये एक लेगेसी है। अगर योगी तभी हिलेंगे जब उनको ऊपर से हिलाए जाने का मतलब है कि आरएसएस जब तक न कहे तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसा कुछ होगा। छत्तीसगढ़ में भी अक्सर चुनाव बंटने के समय ऐसा हो, मध्य प्रदेश में होता आया है। अंततः जब ऊपर से कोई भी डंडा आ जाता है या कोई एक बात आ जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। इसी तरीके से मुझे ऐसा ये लग रहा है कि चुनाव जैसे जाएगा, हो सकता है तब काल जो है अगले 5-6 महीने होगा, उसमें स्थितियां तो बिगड़ेंगी, असंतोष भी होगा, लेकिन अंततः ऐसी पार्टियां जो कि दूसरे द्वारा संचालित होती हैं और जिसका एक तरह से गैर लोकतंत्र का एक वो ढांचा होता है, असंतोष को बाहर निकालने का बहुत जरिया नहीं हुआ। जैसा हम कई बार देखते हैं, बड़ा मास एक्सोडस हो चुका है कई बार इतिहास में, समाजवादी पार्टी में हो चुका है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उस असंतोष को रोक के रखना भाजपा को लिए बड़ा जरूरी है। राजीव जी, कट रही है बीच बीच में, मैं कहूंगा जरा चेक करें और कहाँ तकलीफ है। लेकिन सवाल सीधा यही है, और हमारे तीनों जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स अवनीश हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर हैं और आप लोग उपाध्याय हैं, आप तीनों बने रहिए और हमारे साथ तमाम साथी जो लगातार कमेंट कर रहे हैं इनके कमेंट को दूंगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी में मचने वाली है भगदड़, जो आप देख भी रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, ये इसलिए हम सवाल कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल और साउथ के कई अलग अलग राज्यों में हम से जैसी खबरें आ रही हैं, खासकर कोरोना काल में, और जैसी अव्यवस्था का आलम है और देश दुनिया में जिस प्रकार मोदी सरकार की खिंचाई हो रही है, बुराई हो रही है, अलग अलग मीडिया में भी, भारत में तो एक मीडिया का एक अलग ही आलम है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल जो इन चीजों को बहुत गहराई से देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं कि आज रिकॉर्ड 4,13,000 के लगभग 4,12,000 से ज्यादा जो पिछले 24 घंटे में अगर मरीज मिले हैं और लगभग 4,000 मौतें हुई हैं कोरोना से, तो ये इसी देश में जहां हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये भी आलम हम लोगों को देखना होगा। कई परिजन, कई लोगों के कई अपने बिछड़ गए, कई लोग बीमार हैं, कई परेशान हैं। रोज मैं अपने प्रोग्राम में ये बात जरूर रखता हूं और आज भी रख रहा हूं, और इसको लेकर
लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जी नहीं, कई ऐसे नेता हैं जो कैमरे पर आते नहीं हैं, जो ऑफिशियली बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बताने और की कोशिश वो अपने ढंग से करते हैं। तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि ये पीएमओ से नहीं संभलने वाला ये कोरोना। ये इसके लिए आप नितिन गडकरी को स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए, उनके हाथ में दे दीजिए और वो करेंगे। नितिन गडकरी के खेमे की बात हो रही है और आप याद कीजिए कि 2000 चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने और उनको लेकर के चर्चा हो रही थी कि अगर सीटें कम आई मोदी जी की तो गडकरी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या गडकरी का खेमा काम कर रहा है और इसको क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका खेमा अलग ढंग से दिखेगा नहीं, ये भी सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल चलेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि चुनाव के समापन के साथ ही वहां पर हिंसा की खबरें आने लगी, कई लोगों की मौत की खबर भी आई और कहा गया, ऐसी खबरें चलाई गई कि वहां पर बीजेपी के लोगों को टीएमसी वाले निशाने पर ले रहे हैं और हिंसा में टीएमसी बनाम बीजेपी दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो बाहर से बीजेपी के लोग आ रहे हैं वो अपने लोगों को भड़का रहे हैं और यहां दंगा करवाना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के नेता और पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने क्या कुछ कहा है, इसको भी आपको समझना होगा, सुनना होगा। तथागत राय का आरोप है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और अरविंद मेनन की रणनीति से बीजेपी हारी है। देखिए सीधा सीधा 4 लोगों का नाम ले रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और अरविंद मेनन। इनकी रणनीति से पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी है, यह कहना है तथागत राय का, जो पूर्व राज्यपाल हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 7 स्टार होटलों में बैठकर तृणमूल से आने वाले कचरे को टिकट बांट दिए। तथागत राय कह रहे हैं कि 7 स्टार होटलों में बैठकर तृणमूल से आए हुए कचरे को टिकट बांट दिए। चुनाव में हार मिली तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की आलोचना हो रही है। वैचारिक आधार पर काम करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्पित स्वयंसेवकों का टिकट वितरण में अपमान किया गया है, जो 1980 के दशक से ही अथक मेहनत पार्टी के लिए करते रहे हैं। आज उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। ये लोग टीएमसी के हमले का सामना कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये चौकड़ी कौन कौन सी, फिर से बता दे रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शिव प्रकाश और अरविंद मेनन के सामने जो है ये चौकड़ी जो है ये सामने आने को तैयार नहीं है और यही लोगों के कारण वहां पर बीजेपी की हार हुई है। तथागत राय ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों बाद टीएमसी से जो कचरा बीजेपी में आया है वो वापस टीएमसी में चला जाएगा। अगर पार्टी अपने लोगों के समर्थन में नहीं दिखी तो पार्टी को जो आधार है वो भी चला जाएगा और शायद अगले चुनाव में पश्चिम बंगाल से बीजेपी साफ हो जाएगी। देखिए ये पश्चिम बंगाल बीजेपी का हाल है और अपने ही लोग अपने लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं। तथागत राय कद्दावर नेता हैं, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका क्या कहना है ये हमने आपके सामने रखा। अब सीधे आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। तथागत राय के इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं और तथागत राय विवादित बयानों के लिए उसी ढंग से जाने जाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्या, जैसे आप अभी हम देख रहे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, और हमने देखा गिरिराज सिंह बिहार के, और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन विवादित बयान अपनी जगह पे, ये विवादित बयान यहाँ नहीं दे रहे हैं, ये अपने लोगों को घेर रहे हैं। विवादित बयान आप दूसरों के ऊपर देते हैं और वो ये इन लोगों के मुंह से हम सुनते आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे हैं, ये दिलीप घोष का नाम ले रहे हैं। दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा था पिछले दिनों आपको पता ही है। शिव प्रकाश का नाम ले रहे हैं, अरविंद मेनन का नाम ले रहे हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल इस बयान पे और क्या यहाँ से भगदड़ नहीं मचने वाली? देखिए भगदड़ तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के अंदर मचेगी और जबरदस्त भगदड़ मचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो खेल खेला था उस खेल के दुष्परिणाम अब सामने आना शुरू होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेलती है दूसरों को तोड़ने के, तोड़ फोड़ करके, उधार लेके, खरीद फरोख्त करके, तो ये सारे काम उसने वहां किए।
भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि वहां उसका अपना कैडर भी नहीं है और अपना उसका नेतृत्व भी नहीं है, दोनों चीजें उसके पास वहां नहीं है कुल मिलाकर के। तो इसलिए वहां उसका भगदड़ मचना बहुत आसान होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से वहां हमले शुरू हो रहे हैं भाजपा के लोगों पे, भाजपा के लोग कर रहे हैं तृणमूल और लेफ्ट के लोगों के ऊपर, मतलब ये कहना है कि तृणमूल वाले ही हमले कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पहले खबरें उड़ाई गई कि यार एक तत्काल की खबर आई, उसके बाद घूम कर जो एसएसपी है उसने बाकायदा फिर कहा कि नहीं वो खबर झूठी थी, अफवाह थी, गलत निकली, वो साबित हुई। तो इस तरीके की जो खबरें कुल मिलाकर के सामने आ रही हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, खासतौर से तृणमूल से आए हुए लोग जो हैं, वो वापस लौटेंगे। इसमें तथागत राय जो है वो कुछ गलत कुल मिलाकर के नहीं कह रहे हैं। और लगता है कि ममता बनर्जी ने बहुत से लोगों को वहां जानबूझकर भेजा हो कि इनसे पैसा भी ले लो, ये चूंकि भाजपा वाले पैसा बहुत फेंक रहे हैं तो पार्टी यहाँ भी कुछ मदद में आ जाएगा, और तुम वहां जीत गए तो जब जरूरत पड़ेगी तो इधर जाना, और नहीं आए तो वहां अपना रह मौज करना। तो ये भी ममता बनर्जी की रणनीति हो सकती है। ममता बनर्जी ने शुरू में कहा खेला हो सकता है ये खेला भी ममता बनर्जी ने भाजपा के साथ कर दिया हो। तो इसलिए ये वहां चीजें हो सकती हैं। और जिस तरीके से तथागत राय जो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है तथागत राय जो है वो पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही है उसको सड़क पे लेकर के आ रहे हैं कुल मिलाकर के, मतलब वो गलत नहीं कह रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि वो उनका मंच जो है वो पार्टी का होना चाहिए, उसे पब्लिकली कह रहे हैं, लेकिन तथागत राय जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो इशारे एकदम से बिल्कुल सही है। एक तो कैलाश विजयवर्गीय को क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता, अगर वहां मुख्यमंत्री बनाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जो है वहां सरकार डुबो देंगे। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को जो संतुष्ट करने के लिए इधर उधर फेंका जाता है कि अब तुम वहां चले जाओ, अब तुम वहां चले जाओ। उनका अहम जो संतुष्ट हो रहा है कि मैं जो हूँ वहां का प्रभारी हूँ, जैसे उत्तराखंड बना करके भेज दिया गया था बीच में पहले उनको, कि किसी और राज्य भेज दिया गया, ऐसी उनको उठा पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। अब वो फिर खाली हो गए, खाली हो गए तो फिर उनको कहीं और भेज दिया जाएगा। मतलब वो मध्य प्रदेश में जो है ज्यादा उठापटक ना करें, इसके लिए उनको भेजा जाता है। नहीं वो चूंकि उनकी प्रवृत्ति है कैलाश विजयवर्गीय की, वो कुल मिला के आपराधिक, उनका जो मानसिक स्तर है वो भी सब उसी तरीके का है, बातें भी वो सब उस तरीके की करते हैं। भाजपा में एकदम फिट है, इस तरह के लोग वहां चाहिए भी होते हैं भाजपा में, जिनका मानसिक स्तर जो है वो थोड़ा मोदी जी को टक्कर ना दे सके, मोदी जी से नीचे के स्तर का आदमी चाहिए, तो उसके लिए नीचे के स्तर गिरा करके तो उनको जो है एडजस्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया था, उनकी जिम्मे सब किया गया था। तो ये कुल मिला के चीजें जो है वहां उनकी अंदरूनी लड़ाई जो है वो धीरे धीरे सतह पर आ रही है। और एक चीज का भ्रम तो टूट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बहुत अनुशासित पार्टी और बहुत उसका अनुशासन है, अनुशासन जो है वो धीरे धीरे तार तार हो रहा है। और उस अनुशासन के तार तार होने के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है निश्चित तौर पे वो जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर एक पार्टी नहीं रह गई है, वो दो लोगों का एक जो है वो एक तरीके से कहा जाए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। मोदी जी जो है उसके कुल मिलाकर कहा जाए सीएमडी है और अमित शाह उसके सीईओ है। बाकी सब जो है वो कोई जो है असिस्टेंट मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई विज्ञापन प्रबंधक है, कोई प्रचार मंत्री है, सब इस तरीके के लोग हैं, कोई जो है वो एचआर मैनेजर है, सब इस तरीके के लोग हैं पार्टी के अंदर इस तरह की है। कुल मिला के स्थिति इनकी जो ये हो गई है, तो ये सारी स्थिति जब वो सड़क पे आना शुरू हो गई है वो होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में नहीं रहेगी और मोदी जी और अमित शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रहेगी, तो उसका ये हश्र धीरे धीरे होगा। अब ये सोचने वाली आरएसएस के लिए प्रश्न है कि आरएसएस ने बड़े जतन से जिस बच्चे को पाला पोसा था भारतीय जनता पार्टी को, उसका अगर ये दो गुजराती भाई मिलकर के इस तरीके से करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र का सपना कैसे साकार होगा। तो ये कुल मिला के आरएसएस को सोचने की आवश्यकता है कि वो इन सब चीजों को ठीक करे और समझाए मोदी जी को और अमित शाह को कि भाई आप लोग भी स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक के तरीके से रहिए, आरएसएस का जो आदेश है उसको मानिए। समस्या ये मुझे लगता है कि आरएसएस जो है वो भी अब जो है इन दोनों गुजराती बंधुओं से डरने लगा है कुल मिलाकर के, इसलिए जो है वहां भी चीजें अब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब ये तो आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सही तरीके से बता सकते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर के। लेकिन ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए जो है कुल मिला के अच्छी नहीं है, उस भाजपा को ठीक करना चाहिए। दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा और सवाल यही है दीपक जी की जैसा हिंसा की खबर जैसी हमने सुनी देखी और खासकर
पश्चिम बंगाल से, और उसके बाद तथागत राय का बयान, फिर ममता बनर्जी का बयान भी है कि जो लोग बाहर से आकर के, बीजेपी के बड़े नेता बाहर से आ रहे हैं और यहाँ अपने लोगों को भड़का रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में जो पिछले दिनों जो हिंसा हुई है, इसको लेकर के आपके पास क्या खबरें हैं, और दोनों के बयान को, तथागत राय के बयान को भी और ममता बनर्जी के बयान को भी आप किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं है कि उत्तर प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश से भी कहीं ज्यादा डैमेजिंग जो होगा बीजेपी के लिए, यहाँ का डिबेट होगा बंगाल का। अभी तो चालू हुई है कहा जा सकता है। जैसे कि ये कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि ये जो कुछ भी हिंसा है वो उनके शपथ पहले के दौरान की है। इस समय केंद्रीय चुनाव आयोग के हफ्ता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे जो कला है, वो कला ये है इस नरेशन को अपने समर्थकों के बीच खेलिए। आप देखिए कि को लेके जो भी हो रहा है, व्यवस्था फैली है और धीरे धीरे बढ़ा है, तो इसके कारण इसको ठीक किया जाए। माफ करें, आपकी आवाज बिल्कुल कट के आ रही है, और मैं अभी कहूंगा कि आवाज आपकी थोड़ी सी ठीक करें। लेकिन अवनीश, आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल और आप तो खैर ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं बहुत नजदीक से, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड नेता, जब गए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान, हालांकि वो गए और उसी दौरान वो कोरोना से पीड़ित भी हुए, पॉजिटिव भी हुए, और कोरोना का दौर भी आया और कई लोगों के बीच में संपर्क भी हुआ होगा और ये फैलाव भी बढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपसे पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के वक्त, चुनाव के वक्त, उत्तर प्रदेश की बातें खूब होती रही, और जब जय श्री राम के नारे लगाए जाते रहे शुरुआत से ही, और ममता बनर्जी को चिढ़ाने के हिसाब से दो चीजें वहां हमने देखी। पहली बात तो ये कि जय श्री राम कहने पे और बार बार जहां देखो वहां ममता बनर्जी को ये कहकर चिढ़ाना, उसके बदले में ममता बनर्जी ने चंडी पाठ और क्या क्या कितने सारे पाठ किए उन्होंने। अब बता दिया कि देखो मुझे भी मंत्रोच्चारण मैं जानती हूँ और आप लोगों से ज्यादा अच्छे ढंग से पूजा कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी बात ये कि राम मंदिर को एक वहां पर रोल मॉडल पेश करने के लिए पहुंचे थे और हिंदुत्व की लड़ाई को लड़ने की कोशिश की वहां पर योगी आदित्यनाथ, वो न उस किला को बचा पाए, और यहाँ पर आज की तारीख में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुआ है, इस चुनाव में भी अपने किले को नहीं बचा पाए। साफ दिखाई दे रहा है। इसमें ओवरऑल पश्चिम बंगाल को आप किस ढंग से देखते हैं, और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, क्योंकि काफी लोग वहां पे जो बाहरी लोग कहकर के, ममता बनर्जी कहती रही कि जो बाहरी लोग हैं वही दंगा फसाद कह रहे हैं, अभी भी बाहरी का नाम लिया है। इस ढंग से इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और क्या असर वहां पर पश्चिम बंगाल में पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो आज भी जाति धर्म पर चलती है, लेकिन बंगाल की चुनाव को देख के एक बात तो क्लियर मुझे हो गया है कि वहां पर ये मुद्दे नहीं चल पाए, हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया, मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाया, जबकि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया कि हिंदू एक्साइज कर ले, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब वहां का असर यहाँ कितना पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में काफी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज, आपकी आवाज आ रही है अवनीश जी, चलिए। हेलो, खैर अवनीश जी की आवाज को भी सर कीजिए, लेकिन आगे सर, आगे बोलिए अवनीश जी। लेकिन सर एक चीज है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में, बंगाल के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक चीज तो देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से बंगाल के चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को ये पूरी तरीके से उठाते रहे, कामयाबी इनको नहीं मिली, उसी प्रकार से हमारे आगे पंचायत चुनाव में भी उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो चीजें हुई या वहां की रैलियों को ले ले, उसका असर जरूर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि कई सवाल खड़े हुए विद यहाँ तक कि इनके खुद के मंत्री ने
भी सवाल खड़े किए, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो इनकी रैलियों पर सवाल खड़े करते रहे कि इनको नहीं जाना चाहिए वहां पर। उस हेलो आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है? रखिए। सर, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। हेलो हेलो कोई नहीं, तो आप जरा इनके उसको आवाज को, कनेक्शन को देखिए। लेकिन इस बीच बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और लोगों के विचारों को भी रखना जरूरी मैं मानता हूँ। सत्यप्रिया बरुआ हमारे साथ बने हुए हैं, जो इंडिया रील्स अंडर मोदी वायरस कह रहे हैं। फिर शिव शंकर हैं, बीजेपी को घमंड हो गया है, जनता घमंड तोड़ेगी कह रहे हैं शिव शंकर। संजय भट्टाचार्य कह रहे हैं कि शेर आ रहा है, बोलते बोलते एक दिन जब शेर आ ही गया तो कोई बचाने वाला नहीं था। मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि राजीव जी धन्यवाद, आपका बहुत दिन बाद से आपसे मुलाकात हो रही है। नहीं समझा मैं मुस्तफ़ा भाई, आप हालांकि मैं रोज शाम को 7 बजे प्रोग्राम करता हूं, और आप जरा और क्लियर लिखिए कि क्या कहना चाहते हैं। एजाज रहमानी हैं जो कह रहे हैं जब तक बीजेपी रहेगी देश अशांत और बर्बाद रहेगा। अमीन खान का कहना है आपके चैनल के ऑडियो डिस्टर्ब हैं, ये चेक कीजिए, अगर हमारे चैनल के ऑडियो में डिस्टरबेंस है तो जरा इसको भी चेक कीजिए। अमीन खान का कहना है। असलम चिश्ती करें, दीदी ओ दीदी मेरा सूपड़ा साफ हो गया, अब मैं पकौड़े तलूंगा। मदीना का मुसाफिर है, कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी चुनाव पहले हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने की कोशिश करेगी। फिर आगाज अंसारी कहना है कि 2024 में आमने सामने होने से डर रही है बीजेपी, इसीलिए ममता की छवि बिगाड़ने में लगी है। सीमा खातून जय बैलेट लिख रही हैं। फिर नदीम अहमद भट्ट कह रहे हैं गुड इवनिंग राजीव जी। अशोक सांगवान का कहना है कि पत्रकार जी अब मोदी और योगी जी फायर ब्रांड नहीं रहे, इनके ब्रांड को फायर पकड़ चुकी है क्योंकि लोगों ने इनका ढोंग और झूठ पकड़ लिया है। यह अशोक सांगवान जी का कहना है। कुमार सिन्हा का कहना है राजनीतिक हिंसा सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है राजनीतिक हिंसा राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, किसी भी ढंग की हिंसा जो होती है वो सही नहीं है, इसलिए किसी भी ढंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और नदीम अहमद भट्ट का कहना है गुड इवनिंग कह रहे हैं। सत्यप्रकाश बरुआ लाइक जनसंघ बीजेपी सीज टू एग्जिट इन इंडिया। मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि राजीव जी आपके चैनल पर मैं बहुत दिन बाद जुड़ा हूं। अच्छा मुस्तफा भाई आप जुड़िए, रोज शाम 7 बजे से हम लोग अपने कार्यक्रम को लेकर आते हैं। अभी तक चुनावी पंच कर रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट आपके सामने है, और न्यूज पॉइंट में खासकर दिन भर की जो घटनाक्रम जो है दिन भर के, उस पर हम चर्चा करेंगे, देश दुनिया की बातें भी करेंगे, और उसके अलावा पॉलिटिकल बातें होती रहेंगी। और खासकर आज जो आप देखिए न्यूज पॉइंट का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि भाजपा में मचने वाली है भगदड़, ये सवाल हम कर रहे हैं और इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं और आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक रॉय कह रहे हैं कि ममता बनर्जी रॉयल बंगाल टाइगर हैं। मदना का मुसाफिर थैंक्स कह रहे हैं। हर्षवर्धन कह रहे हैं पप्पू के तलवे चाटने वाले चैनल। अब हर्षवर्धन जी आपको अगर यही लग रहा है कि पप्पू के तलवे हम चाटते हैं तो आप फिर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समझ लिया, लेकिन बात यह है कि जरा 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन देखिए सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया नहीं है ये, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जरा उस गोदी मीडिया को आपको देखने की आदत हो गई है तो आप अपने नजरिए को बदलिए और इस चैनल को देखिए, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने विचारों को रखेंगे तो अच्छा लगेगा। गाली गलौज, अनाप शनाप, गंदी बातें ये सब करके रख के मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा भगवान सद्बुद्धि दे, आप लोगों को सोचने समझने की क्षमता दे, आप लोगों को अपने विरोध के विचारों को रखने के लिए शब्द मिले, ताकि आप अपने विरोधियों को अपने हिसाब से अपने अंदाज में कहें। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आप अगर 2 बोलेंगे मैं 10 बोलूंगा, मेरे पास और भी हथियार हैं क्योंकि मैं चैनल पे बैठा हुआ हूं, इससे मजा नहीं आएगा। इसलिए हर्षवर्धन जी ये सब फालतू की बकवास बातें यहाँ मत कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है आप चले जाइए। नदीम अहमद भट्ट हैं जो गुड इवनिंग कह रहे हैं। सीमा खातून है। जय राहुल गांधी कह रही हैं। आलोक राय प्राइम मिनिस्टर को एजुकेटेड होना चाहिए कह रहे हैं आलोक राय। अब ये देखिए इतने लोग मूर्ख हैं क्या हर्षवर्धन जी? आप बहुत महान हैं। जो लोग लिख रहे हैं, जो
इस सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। 4,13,000 लोग आज कोरोना पॉजिटिव हैं। 4,000 लोगों की मौत हो चुकी पिछले 4 घंटे में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कह रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। पिछले 1 साल से इस देश की हालत इतनी खराब हो रखी है, लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये पप्पू का चैनल है, तलवे चाटने वाला चैनल है, तो और क्या अब आप जाइए तलवे चाटिए वहां जिसकी जरूरत है आपको। तो इसलिए यहां बकवास मत कीजिए आप। आकाश तिवारी हैं जो पंचायत चुनाव में राजनीति अमित शाह नहीं बनता 2022 में, ये समझो सेम होगा। असलम चिश्ती कह रहे हैं जिस देश की जनता ने प्याज महंगा होने पर सरकारों को गिरा दिया, आज उसी देश की जनता लाशें गिरने पर भी खामोश हैं। ये हर्षवर्धन जैसे लोगों के लिए बहुत मुफीद है, ये हर्षवर्धन को समझना चाहिए। सराह पाल तिवारी हैं, भाजपा को भाजपाई एक दिन खा जाएंगे। नदीम हैं, चरणदास चंद्रा हैं, कह रहे हैं जब बंगाल में बहुरूपिया नरेंद्र नाथ ठाकुर हारे तो समझ में आ गया कि बंगाल के लोग परेशान होंगे बीजेपी से। फिर अमरिंद्रनाथ सिंह यादव कह रहे हैं जय अखिलेश को लाकर आयो। फिर मोहम्मद तौफीक रजा हमारे साथ बने हुए हैं, गुड वाइब्स हैं, बीजेपी को अलविदा होना चाहिए। बहुत सारे साथी, विवेकानंद मिश्रा कह रहे हैं जिस तरह बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता है उसी तरह और उसी तेजी से उतरता है, बीजेपी का लक्ष्य भी यही होगा। भारत विविधताओं का देश है, मोदी अमित शाह गुजरात फार्मूला पूरे देश में नहीं चलेगा, दोनों गायब हो जाएंगे। यही तो समझने की बात है जो नहीं समझते हैं लोग भाइयों। आकाश तिवारी हैं, आरजे दीपेन हैं, इब्राहिम हैं, रजनीश कुमार हैं, फिर हमारे साथ असलम अंसारी बने हुए हैं, कुमार सिन्हा बने हुए हैं, विद्युत मल्ला बने हुए हैं हमारे साथ में, रमेश पटेल हैं, मुमताज अली शौकत हैं। कह रहे हैं कि मुमताज अली शौकत का कहना है कि रानी मोदी जी ने यूपी असेंबली इलेक्शन के नाम पर वोट मांगा था, योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं। योगी आदित्यनाथ को बड़ा लीडर नहीं मानता। रफीक पुनावाला कह रहे हैं बीजेपी अपने कार्यकर्ता मरे उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। कोरोना से रोज हजारों आदमी मर रहे हैं, उसके लिए कौन धरना प्रदर्शन करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे तमाम साथी आप लोग अपने कमेंट कीजिए, कुछ लोगों के कमेंट अगर मैं नहीं ले पाया हूं। और अशोक सांगवान कर रहे हैं जो आप अच्छे पत्रकार को गलत कहते हैं, इससे समझ आता है कि किस प्रकार से बीजेपी ने लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है। देशभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर दुख होता है सब नागरिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेलीशॉप वक्सला कहना बंगाल में हिंसा बर्दाश्त के बाहर पर इसके पीछे किसका हाथ है जरूर बताइए, टीएमसी या बीजेपी। जय हिंद कह रहे हैं। कौशल सैयद भी हमारे साथ, जमशेद अंसारी हैं, सतीश कुमार हैं, तमाम साथी आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई लोगों के कमेंट अगर छूट गए हैं तो आगे ये करेंगे और लगातार चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबके कमेंट, आप सबके कमेंट आ रहे हैं, इन कमेंट्स को भी बीच में हम रखते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। सीधे आऊंगा, एक बार फिर से आना चाहूंगा दीपक जी आपके पास में। आपकी आवाज अगर क्लियर आ रही हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज क्लियर आ रही होगी। और बात बंगाल की हिंसा की हो रही है, हालांकि इससे पहले अवनीश जी के पास भी आया था, उनकी आवाज भी बीच में कट गई थी और बहुत ही उत्तर प्रदेश और बंगाल को जोड़ने की कोशिश बहुत शानदार ढंग से कर रहे थे। अवनीश जी आपके पास फिर से आऊंगा अवनीश जी, लेकिन दीपक जी आपके पास सीधा सवाल यही है कि बंगाल की जो हिंसा है उस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। अगर सीधा सिंपल सवाल पूछा जाए, कई साथी पूछ भी रहे हैं, सीधा और सिंपल सवाल, जिम्मेदार कौन, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत कम शब्दों में तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जिम्मेदार है। संभवतः छिटपुट घटनाओं में कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी होती होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो माहौल बनाया गया, ये इस माहौल की परिणति हिंसात्मक परिस्थितियों में ही हो सकती थी। एक तो जिस तरह कोरोना का काल था, जिस दौरान चुनाव होने ही नहीं थे, और उसके पहले की आप पृष्ठभूमि देखिए तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ तोड़फोड़ की गई अपने खेमे में लाने के लिए, तो इसके कारण वहां पर एक बहुत ही खराब माहौल बना। वो खराब माहौल जो था वो कटुता का था, वैमनस्यता का था और बहुत ही हिंसक परिस्थितियों में वो हुआ। उसके बाद हुआ ये कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान कटुता फैलाई गई, जब चुनाव प्रचार के दौरान अगर माहौल बहुत अच्छा ना हो तो इसकी परिणति तो हिंसा में ही होगी, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो
पूरे मुकाबले के साथ उतरती है और आप जैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। मुख्य बात तो यह है कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए और दोनों ही पार्टियों को इस बात में समझना चाहिए। लेकिन यह बात जरूर है कि टीएमसी के लोग जिस हिसाब से बीजेपी में गए और बीजेपी के लोग अब जो फैला रहे हैं हिंसा, तो अब ये देखना होगा कि इसका वास्तविक कौन कौन जिम्मेदार है। यहां से बैठ के स्टूडियो से या अपनी जगह से बैठना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार ने यह वातावरण बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि चुनाव प्रचार ही इतने खराब परिस्थितियों में हुआ, लोगों को अपमानित करने का, लोगों को चिढ़ाने का, वहां की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने की, मतलब प्रादेशिक अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने की। तो मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग जो है ये भी बड़े मात्रा में जिम्मेदार है कि इसने अपने शासनकाल के दौरान, मतलब उसके पास जो 2-4-6 दिनों का जो ट्रांजिशन के दौरान जो उसके हाथ में कमान थी, उसका उसने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और बीजेपी के इशारे वोटें दिया, और ये बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है। मैं एक ही बात तब कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं या अभी के चुनाव है, उसका उतना असर शायद नीचे के स्तर पे तो होगा, लेकिन लीडरशिप में अगर बड़ा क्राइसिस होगा तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का जो असर है ये कहीं ज्यादा होगा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे कोरोना के कारण और परिस्थितियां खराब होती जा रही है, जैसे आप देखिए कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है, आधार पूनावाला कहाँ है, कब आएंगे इसका कोई पता नहीं है, लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, इलाज नहीं है। रोज हम तस्वीरें देख रहे हैं कितनी खराब स्थितियों में लोगों को जलाया जा रहा है, उनको गड्ढे में फेंका जा रहा है। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ेगी ये स्थिति और होगी, और असंतोष के स्वर तो निश्चित रूप से बड़े लोगों के द्वारा उठने शुरू हो गए हैं। और हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि गडकरी भी आरएसएस के उतने ही नजदीक हैं जितने मोदी हैं। याद कीजिए, गडकरी उस समय कुछ भी नहीं थे जब उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। गडकरी एक, समझिए कि एक पार्टी के अंदर वो भी एक मजबूत नेता के रूप में उनको हमेशा देखा गया है। तो ऐसा लगता है कि ये असंतोष शायद और बढ़ेगा। हाँ, ये हिंसा जो है नेतृत्व के इसलिए काम आ रही है कि वो एक नैरेटिव जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि कोरोना की जो असफलता है उसको दबाने के लिए आप इस पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा का खूब प्रचार करो। वरना कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये अगर पूछे कि अगर वहां पश्चिम बंगाल में 6 लोग मारे गए हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंसा है, तो क्या चुनावी हिंसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है? हालांकि हिंसा से हिंसा की तुलना नहीं की जानी चाहिए और दोनों जगह हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और शायद जिसको कहते हैं कि एक अच्छा सेंस प्रिवेल होगा और सबको एक अच्छी सद्बुद्धि मिले, और हिंसा जो है वो तत्काल रुकनी चाहिए। इसके लिए सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पार्टियों को और हमारे जैसे पत्रकारों को, चैनलों को भी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स भी जो है इस हिंसा को भड़काने या एक पक्ष की ओर रिपोर्टिंग करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल नपीतुली बात और बिल्कुल सही बात आपने रखी है कि सबको इस समय किसी भी हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा जो है उसे नहीं करना चाहिए, और वो अगर कर रहा हो तो उस पर कैसे लगाम लगे इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और खासकर अब सरकार जो है वो टीएमसी की है, उसकी मुखिया अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी तरह की हिंसा, तो इस पर उन्हें अमल भी करना चाहिए, क्योंकि अब वो राज्य उनके हवाले है। किसी भी तरह की हिंसा के बाद अगर कोई जान गंवाता है, और इस वक्त जैसा आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी से 2-4 सब लोग हो रहे हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर कोई और परेशानी सामने आए तो ये अच्छा नहीं है। जिस प्रकार की आगजनी हुई, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, और खासकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, और कहा जा रहा है जैसे बीजेपी वाले आरोप लगाते रहे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, टीएमसी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के, जिसने भी किया हो, चाहे बीजेपी ने चाहे टीएमसी ने, लेकिन ये गलत है और इसको समझना चाहिए। और खासकर दोनों पार्टियों के मुखिया को, दोनों पार्टियों के जो ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, इन लोगों को अपने अपने लोगों को रोकने का काम करना चाहिए, नहीं अपने लोगों को भड़काने का काम करना चाहिए। अगर ममता बनर्जी कह रही है कि बाहर से आए हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो भड़का रहे हैं अपने लोगों को, तो ये भी गलत बात है अगर ममता सही है तो। और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लोग और टीएमसी के लोग जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों बातें हैं अपनी जगह पे, और कहीं से भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ सवाल यही
उठता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुंह की खाई है, बहुत जबरदस्त चोट लगी है और इसमें जो 77 सीटें हैं इसमें से 70 सीटें उन लोगों के द्वारा लाए गए हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, चाहे वो टीएमसी से आए, चाहे वो वाम दल से आए, चाहे वो कांग्रेस से आए। ऐसे लोग 70 सीटें लेके आए हैं और 7 सीट मात्र बीजेपी अपने लोगों के दम पर लेके आई है। फिर भी बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बनी है और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा पश्चिम बंगाल के लोगों ने दिया है कि 3 सीट से बढ़ाकर आपको 77 सीटों पर अगर लेकर के आ गई वहां की जनता, तो ये तो समझना होगा आपको कि आखिर कहीं ना कहीं आपका जनाधार उस प्रदेश में बढ़ा है, जिस भी ढंग से हो। और इस पर अभी आप कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में फिर से आपका जनाधार और बढ़े और आप नंबर 1 की पार्टी बने और आप जीत हासिल करें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों आप अभी से हिंसात्मक बातें करते हैं और हिंसा भड़काने की बात करते हैं। लेकिन देखिए, तथागत राय की जो बात है वो मायने रखती है और 4 लोगों का वो नाम ले रहे हैं। और दिलीप घोष जो पिछले दिनों जिस प्रकार के बयान दिए खासकर पश्चिम बंगाल में, ये आप और हम सब जानते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने बिल्कुल ऐसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने और इस प्रकार से उन्होंने बातें रखी अपनी, तो उन बातों पे कहीं ना कहीं उनके लोग भड़केंगे और ये अच्छा नहीं है। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये 4 लोगों का नाम तथागत राय जरूर ले रहे हैं, लेकिन इन 4 लोगों में आपने देखा होगा कि चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या दिलीप घोष, खासकर इन दोनों का नाम मैं स्पेशली लेना चाहता हूं कि इन लोगों के बातों में, विचारों में हमेशा कहीं ना कहीं एक भड़काऊपन होता है। और ये अभी क्या उस हिंसा पे कोई भी करवा रहा हो, लेकिन उसके भड़कने में कहीं आग में घी डालने का काम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये आग में घी डालने का काम है भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में कर रही है। असल में कुल मिला तो ये है कि मोदी जी अपनी हार को जो नहीं पा रहे हैं बंगाल में कुल मिलाकर के, क्योंकि देखिए भाजपा की हार अब कहीं नहीं होती है। भाजपा चूंकि लड़ती ही नहीं है तो हार होगी कहां? लड़ते मोदी जी है तो हार तो मोदी जी की होगी, और जीतते हैं तो वो तो जीत भी मोदी जी की होती है। तो ये कुल मिला के हार जो है ये मोदी जी की है और मोदी जी इस हार को जो पचा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए वहां जिस तरीके से देखिए बड़े सुनियोजित ढंग से हिंसा हो रही है, ये दोनों चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंसा सिर्फ एक तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है हिंसा। और अब देखा भाई कांग्रेस और लेफ्ट जो थे वो बचे ही नहीं, तो लेफ्ट के लोगों के ऊपर हमले और कांग्रेस के लोगों के ऊपर हमले कौन कर रहा है फिर? तो ये भी भाई जब तृणमूल से जिनकी लड़ाई होती थी वो लड़ाई में बचे ही नहीं, तो उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो ये हमले किसने किए? तृणमूल के लोगों के ऊपर हमले हुए उसने किए। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक का इतिहास है कुल मिलाकर के, मतलब आप देखिए कहीं भी वो जाते हैं तो बिना हिंसा के उनका काम होता ही नहीं है, वो सब जगह हिंसा करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में कितनी जबरदस्त हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल की जो खबरें हैं मतलब कुल मिलाकर वो तो कुछ भी नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा हुई है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चुनाव के परिणाम नहीं आ पाए और जगह जगह दलितों के घर जो थे वो जलाए जाना शुरू हो गए थे, जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। तो ये राजनीतिक हिंसा जो है ये अच्छी चीज नहीं है और राजनीतिक हिंसा किसी भी मायने में सभ्य समाज के अंदर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनको जो असामाजिक तत्व हैं और जिनकी राजनीति पूरी जो है समाज के खिलाफ खड़ी हुई हो, जिनको बचपन से ही शिक्षा दी जाती है किस तरीके से समाज को तोड़ना है, किस तरीके से देश को तोड़ना है, किस तरीके से समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर, किस तरीके से जाति के नाम पर बांटना है, तो जिनका प्रशिक्षण ही समाज को तोड़ने के लिए हुआ है, तो उनसे आप की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो समाज में हिंसा नहीं फैलाएंगे? तो उनका मूल उद्देश्य जो है वो हिंसा फैलाना ही होता है। तो इस तरीके से लगे। और दिलीप घोष तो बहुत अच्छे भी आदमी हैं, मतलब मोदी जी की एकदम बिल्कुल पसंद जो है वो सही उनकी पसंद है। आउटलुक की एक मैगजीन जो है उसने एक ट्वीट किया और उसमें ये मतलब खबर थी कि वो किस तरीके से दिलीप घोष ने जो वो चुनाव के बाद हिंसा की एक तरीके से कहा जाए वो भूमिका तैयार की। मतलब उस खबर का कुल मिला के उद्देश्य और हेडिंग ये था। अब सोशल मीडिया पे दौड़ रहा है, पता नहीं वो सही है या गलत है, मैं नहीं कह सकता, कि दिलीप घोष ने उसको जो है रीट्वीट किया है। मतलब उनको समझ में ही नहीं आया कि उनकी अच्छाई बताई जा रही है कि उनकी बुराई बताई जा रही है। तो इस तरह के जब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जिनके पास नेतृत्व है, तो ये अच्छा नेतृत्व क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये कुल मिलाकर देखने वाली स्थिति होगी। लेकिन अब चूंकि ममता बनर्जी बन गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ये अब उनकी जिम्मेदारी है
कि वहां हिंसा जो भी कर रहा हो, चाहे वो तृणमूल के लोग कर रहे हो और चाहे भाजपा के लोग कर रहे हो, और एक तरीके से सतर्क रहने की और भी आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुझे लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति में है, कुल मिलाकर जिस तरीके से उसको सीटें मिली है और उसको वोट भी मिला है, तो वो हिंसा के जरिए लगातार 5 साल तक स्थिर करने की कोशिश करेंगे और सब तरीके के हथकंडे वो अपनाएंगे कुल मिलाकर के। तो इससे ममता बनर्जी कैसे निपटती है उनको देखना होगा। उनकी परीक्षा जो है उनकी पूरे राजनीतिक जीवन की, वो अब शुरू हुई है। पिछला जो उन्होंने जो भी किया, चाहे चंडी का अवतार थी और चाहे वो दुर्गा का अवतार थी, जिसका भी अवतार रही हो, तो ये छुट्टियां अब उनके सामने जो है दुशासनों की जो फौज खड़ी है, उससे किस तरीके से निपटती है, किस तरीके से बंगाल को बचा के लेके जाती है। आज ये उनका कौशल की परीक्षा जो है इन 5 में होनी है, बशर्ते ये 5 साल सरकार चले। तो इसलिए जो है उनको बहुत संभल के बंगाल को लेकर के जाना है। और जैसे कि उन्होंने कहा, हालांकि कि उनका लक्ष्य जो है कोरोना से लड़ाई लड़ना और कानून व्यवस्था संभाल के रखना है, तो मुझे लगता है कि इस लक्ष्य से ममता बनर्जी को हटना भी नहीं चाहिए और लक्ष्य पे उस पर ध्यान देना चाहिए। और पहली जिम्मेदारी जो है दोनों चीजें जो है उससे निपटना है, और दोनों स्थितियों के लिए वहां जो खराब हुई है स्थितियां, उसके लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जिस तरीके से उसके नेता वहां गए, उन्होंने कोरोना फैलाया, और जिस तरीके से उन्होंने वहां बातें करी, ये कहा कि 2 मई के बाद सबसे हिसाब दिया जाएगा, तो यहाँ तो वो तय कर आए थे कि 2 मई के बाद हिंसा होनी चाहिए। तो इसलिए कुल मिला के अगर बयानों को आधार बनाया जाए, चुनाव के दौरान जो बयान थे, तो उसके आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया जा सकता है कि उसके नेताओं ने जो जिस तरीके से बयान दिए उसकी परिणति अब हो रही है। लेकिन इसको रोकना भी जिम्मेदारी जो है ममता बनर्जी की है, चूंकि अब मुख्यमंत्री वो है, अब जो हिंसा फैलाने वाला उसका काम हिंसा फैलाना वो करेगा, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी चूंकि आपकी है, तो रोकना आपको ही होगा और आपको अपने कुल मिला के प्रशासनिक कौशल का भी जो है वो परिचय देना होगा। जी, प्रशासनिक कौशल का परिचय देना होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार फिर से आना चाहूँगा दीपक जी आपके पास, फिर अवनीश जी थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात भी करना चाहता हूँ। दीपक जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। ओवरऑल बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और अलग अलग, और ख़ासकर उसमें जो हिंसा की बात है और उसमें बीजेपी किस ढंग से वहाँ पे फंसी हुई अपने आप को महसूस कर रही है और उससे बाहर निकलने की कोशिश जरूर यहाँ साफ दिखाई दे रही है। आखिर क्यों इसे बिल्कुल ही एक जो कह सकते हैं कि इज्जत का सवाल बना दिया गया बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम बंगाल हार गए, तो उसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आप इसे बीजेपी के लिए खासकर उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल की हार को बचा नहीं पाना जैसे वो साफ दिखाई दे रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं दीपक जी? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इस मायने में। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से प्रचार किया गया है कि मानो दुनिया के सारे मुस्लिम जो है या शरणार्थी जो है वो पश्चिम बंगाल में ही आ गए हैं और वही लोग सरकार चला रहे हैं। ये पिछले लंबे समय से एक नैरेटिव चलाया गया। एनआरसी हो, नागरिकता संबंधी जो कानून हो, वो सबसे ज्यादा जिस राज्यों को लेके वो उसका संबंध रहा वो असम और पश्चिम बंगाल। असम तो चलिए उनके हाथ में बना रह गया, लेकिन पश्चिम बंगाल को जो उनके हाथ से छूटा, ये निश्चित रूप से उनमें बहुत बड़ी बौखलाहट पैदा कर रहा है। आप देखिए, कुछ समय से ममता के लिए या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके रहा था कि आप जब तक पश्चिम भाजपा को तक आप मानो कि हिंदू राष्ट्र का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इतनी नाराजगी है। अब इस कारण फिर आवाज आ रही है आपको? अभी ठीक आवाज फिर कट रही है। अभी आपके पास आना चाहूंगा और सीधे इन्हीं सवालों के साथ पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश आप बात कर रहे थे उस समय और आपकी आवाज भी चली गई थी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों अलग अलग प्रदेश हैं और पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के काफ़ी लोग हैं, वहाँ बसे हुए हैं और हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर बाहरियों बनाम बंगालियों की चर्चा होती रही। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं लोग, और क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट और बीजेपी के पक्ष में वोट किया इस बार?
देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे पहले तो मैं बात करता हूँ हिंसा वाली, जो हिंसा की बात चली। सर, सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कौन कर रहा है, ये क्लियर नहीं है कि टीएमसी कर रही है कि कौन कर रहा है, एक्सवाइजेड कौन कर रहा है। अगर वहां जिम्मेदारी बनती है ममता बनर्जी जी की, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलती है, तो मैं पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, लेकिन 2 मई के बाद जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद हो रहा है, जो मीडिया नहीं दिखा रही है कि वोट नहीं दिया, मारपीट शुरू हो गई है, वो कौन है, वो किस पार्टी के हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको लगता है क्या कि जो सत्ता दल में होगा उसके, वो अगर वो हारा है, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं कि जो जीते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता जीते हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं? अगर सत्ता पक्ष में बैठी ममता बनर्जी के कार्यकर्ता वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो हार है उसमें गुंडागर्दी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो वहां की बात को मीडिया लंबे ढंग से और बड़े उससे दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पंचायत चुनाव के बाद क्या यूपी में हिंसा नहीं हुई? आप उस पर भी तो जाइए, यूपी में भी हिंसा हुई। आप, हाँ, ये है कि वो बड़े व्यापक रूप की हिंसा हो गई, यहाँ पर वोट नहीं दिया तो घर में घुस के मारा, ये दरवाजे तोड़ दिए, उसको मारा, इसको मारा, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वहां पर सत्ता पक्ष करा रहा है तो यहाँ पर कौन करा रहा है? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि यूपी और बिहार के लोग वहां पर बसे हैं, वो क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यूपी और बिहार की जो स्थिति है, यूपी की मैं ज्यादा अच्छे से आपको बता दूंगा। यूपी का आदमी जितना के साथ खड़ा हुआ था, जिस तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था, खास तौर से जैसे हिंदुत्व की बात कर लेते हैं या एक विशेष वर्ग की बात हम कर लें, एक विशेष जाति की बात कर लें, वो खड़ा था। इस बार कुछ ऐसे वाक्य हुए कि उनकी नाराजगी बढ़ना शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं ऐसे काफी लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इसका नुकसान तो उन्हें मिलना ही मिलना था। और आप ये मानिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी को जितना अच्छा यूपी का आदमी जानता है, इतना अच्छा तो शायद पश्चिम बंगाल का आदमी नहीं जानता होगा, क्योंकि सबसे लंबे समय यूपी में बीजेपी ने राज किया है। दूसरी चीज है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता, हर नेता की वर्किंग स्टाइल को यूपी का आदमी जानता है। तो वो जानता था कि अगर पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को वोट करता है, या पश्चिम बंगाल के लोग भी ये जानते थे कि अगर हम बीजेपी को वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मेन गढ़ है यूपी का, बिहार का, ये जो बीजेपी का एक गुट है मध्य प्रदेश का, ये वहां पर हावी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो सर है हार की एक पश्चिम बंगाल में, जो मुझे लगता हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, हार का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का नहीं हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का नहीं हो सकते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा हो सकते हैं और पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकते हैं। अगर आप फायर ब्रांड, आप स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनी उस पर नजर डालें तो उसमें ज्यादातर वो नेता थे गुजरात के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, जो वहां पर जाके प्रचार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो है कि कई बार तो मैंने देखा कि हिंदी में योगी जी बोल रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क पड़ता है। और हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा आज भी नहीं है पश्चिम बंगाल में। और हिंसा वाली बात में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर वहां हिंसा सत्ता में बैठी पार्टी करा रही है तो पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा कौन करवा रहा है? क्योंकि अगर वहां सत्ता में बैठी पार्टी करा रही है तो यानी कि यहाँ पर हार का जो ठीकरा है वो यहाँ पे सरकार गरीबों को फोड़ रही है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, तुमने मेरे प्रधान को हरा दिया, तुमने मेरे जिला पंचायत को हरा दिया। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी सपा बन के निकली है वो इतनी हिम्मत करेगी कि वो लाठी डंडे चलाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक अभी घंटा भर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट इसलिए अभी मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। चर्चा हालांकि अभी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन सब की हो रही है, लेकिन कोरोना महामारी भी हमारे बीच है, और कोरोना को लेकर के राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है एक घंटा पहले, ये जरा सुन लीजिए। पिछले साल कह रहे हैं वो कि पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। लेकिन पीएम यानी प्रधानमंत्री की नाकामी व केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे में गरीब जनता को आर्थिक पैकेज और तुरंत हर तरह की सहायता देना जरूरी है।
मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने जैसे कल कहा था, उस समय भी कहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन लगे लेकिन गरीब जनता का ख्याल रखिए, उनको विशेष पैकेज दीजिए। आज भी उन्होंने कहा है और साफ कहा है कि पिछले साल आपने बिना किसी उसके यानी कि अनियोजित लॉकडाउन आपने पूरे देश में लगा दिया था पिछले साल, जो घातक वार था। और मैं आज भी संपूर्ण लॉकडाउन के मतलब टोटल लॉकडाउन के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी अगर आप लगा रहे हैं और धकेल रहे हैं और उसकी जरूरत अभी महसूस हो रही है तो पहले गरीब जनता का आप ख्याल रखें, उसके लिए रोजी रोटी का ख्याल रखें और आगे बढ़ें। खैर ये बात इसलिए यहाँ रखना जरूरी है। आप कहेंगे कि अचानक विषयांतर कर रहा हूँ, विषयांतर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं और इसमें भारत में गरीबों की संख्या जैसे बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत जरूरी है कोई भी आवाज उठाए। ये आवाज राहुल गांधी उठाएं कि आवाज आप उठाएं या हम उठाएं, कोई भी उठाए, ये डिमांड होनी चाहिए। अगर आज आप देखिए कि ऑफिसेज बंद हैं, दिहाड़ी मजदूरों के काम बंद हैं, दुकानें बंद हैं, चारों तरफ बिल्कुल बंदी का लॉक का जो आलम है उसमें कोई बाहर निकल नहीं सकता है। और जरूरी है कि आपको इस बीमारी के चेन को तोड़ना है तो कहा जाता है, एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि लॉकडाउन जरूरी है। चलिए मान लिया लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन करेंगे कैसे? आखिर रोजी रोटी का सवाल है वो कैसे होगा। और कई दूसरे देशों ने लॉकडाउन लगाने के बाद जो पैकेज दिए उस पैकेज का कम से कम इस्तेमाल किया, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की जो घोषणा पिछले साल हुई थी, तो जरा सरकार बता दे कि उसमें से कितने लाख करोड़ रुपए गरीबों को या जिस प्रकार उसकी घोषणा हुई थी उस प्रकार बांटे गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दीपक जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा सा लॉकडाउन के को लेकर के और इस समय खासकर जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कि बंगाल में ममता बनर्जी के पास कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। हिंसा को रोकना तो बहुत ही छोटा चैलेंज है। इससे बड़ा चैलेंज है कि क्या उनको निर्वाचित होकर आने दिया जाएगा। संभव है, मेरी जो आशंका है कि कोरोना का डर दिखा के शायद वह उपचुनाव ही नहीं होने दिया जाएगा ताकि ममता बनर्जी कहीं से चुनाव न लड़ सके। ये एक मेरी आशंका है, मैं नहीं जानता ये सही होगी या क्या होगी। दूसरा जो है कि गृह मंत्री जो है उनके हाथ में भी बड़ी ताकत होती है। निश्चित रूप से वो, अगर अभी हम बात कर रहे थे कि हिंसा रोकने का या हिंसा का जिम्मेदार कौन है, तो हिंसा की जिम्मेदारी जो है वो दोनों ही पक्षों की, ये बात तो साबित हो गई है। लेकिन जब तक गृह मंत्री की ओर से उन्हें पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो हिंसा को रोक पाएंगी या नहीं रोक पाएंगे, इसमें भी मुझे शक है। तीसरा है अपनी सरकार को बचाना। ये सरकार कब तक चलेगी, इसको लेके बेहद मैं आशंकित हूं। संभव है कि ये सरकार आगे पीछे किसी न किसी तरीके से वैसे ही गिरा दी जाएगी जैसे कई राज्यों में इसका प्रदर्शन हो चुका है। इसके बाद कोरोना जो है, कोरोना की स्थिति आप देखिए कि इतनी भयानक होने वाली है। के विजय राघवन जो वैज्ञानिक सलाहकार है सरकार के, उन्होंने कहा है द थर्ड वेव इज इनएविटेबल, अपरिहार्य है। तीसरी जो वेव है ये आने ही वाली है। और यही बात जुड़ती है जाकर लॉकडाउन से। लॉकडाउन में आपने उनके खाने पीने रोजगार की बात की, मैं उससे भी और आगे की सोचकर कांप जाता हूं कि अगर लॉकडाउन हुआ तो लोगों की मौत जब होगी तो उनको कैसे अस्पताल पे तक बीमारों को ले जाया जाएगा, किस तरीके से। हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगह तो उनको बॉडी अपने आंगन में ही दफन करनी पड़ी है, सीधे सीधे गड्ढों में बॉडीज फेंकी जा रही है। लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा सरकार को शायद ये होगा कि मौतों की और बीमारों की जो संख्या है वो भी दब जाएगी। ये मेरी ज्यादा बड़ी आशंका है। तो लॉकडाउन अगर ये बात सही है, आपने जो लॉकडाउन ही एक विकल्प रह गया है इस चैन को तोड़ने का, लेकिन वो लॉकडाउन बहुत ही सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि रोजगार और राशन पानी की बात है, क्या वो जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो कल फैसिलिटीज उनके पास पहुंच पाएगी, या उनका जो एक्सेस है वो अस्पतालों तक कैसे होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा न हुआ तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी महामारी फैलेगी जिसको रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो लॉकडाउन का ये जो पक्ष है ये भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। अभी ही हम लोगों को, मरीजों को उनके घरों से मिला पा रहे हैं, उनको कुछ खाने पा रहे हैं, हो गए हैं श्मशान कब्रिस्तान में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है डेड बॉडीज की। और इस लॉकडाउन में जब मरीज को अपने घर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा, उसके घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आने दिए जाएंगे,
तो हम इस बीमारी से कैसे डील करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो सरकार को बताना चाहिए, उसके बाद ही लॉकडाउन लगाना चाहिए। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग लगातार कमेंट लिख रहे हैं, उनके कमेंट को आपके सामने रखना चाहूंगा। दीपक बरसरानी हैं जो कह रहे हैं, सर नमस्कार, अब वक्त आ गया है कि फकीर को झोला उठाना ही पड़ेगा। आप जैसे देशभक्तों को के कारण देश सुरक्षित है, नहीं तो अंधभक्त और उनका देवता बर्बाद कर देते जनता को। दिनेश पारुल गुलिया कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान फेल्ड इन बंगाल। मेरी हाथ जोड़कर हिंदुस्तान की जनता से अनुरोध है कि आप डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर वोट करें, न कि जुमलों पर। यह कहना है दिनेश जी का। उसके अलावा दीपक बसरानी के कमेंट अभी हमने लिए ही। ब्रजेंद्र नंदन सकीसूता दास, इनका कहना बंगाली में भी लिखा है इन्होंने, लेकिन हिंदी में भी है कि मैं बंगाल में रहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग हिंदू मजदूर अभी घर से निष्कासित हैं, हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। ये कहना है ब्रजेंद्र नंदन जी का, ये कहना है। तो सबके अपने अपने विचार हैं। नदीम अहमद कह रहे हैं 2023 में बीजेपी मुक्त भारत। आपसा खान कह रही हैं कि रसिक डैसी जी, बीजेपी सबके लिए बर्बादी है। फिर मोहम्मद आसिफ रजा रोल 29 कह रहे हैं कि बस करो यार। अली अकरम सर आपके हिम्मत को सलाम कह रहे हैं। तो सब गणेश सपकोता कह रहे हैं, सर 2018 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आने के बाद हिंसा पर उतर आई, सीपीएम के कार्यकर्ताओं को मारा गया, लेनिन की मूर्ति तोड़ फोड़ किया गया, कौन भूल सकता है। बिल्कुल सही बात है। और यही जो हिंसा की बात है, ये कहीं भी हिंसा हो, जैसे अभी हमारे साथी अवनीश कुमार हमारे साथ जो पैनल में बैठे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं हो रही है, वहां भी हिंसा, इस पंचायत चुनाव के एक छोटे से चुनाव में भी हिंसा हो रही है, तो कहीं ना कहीं है। और बाराबंकी के एक गांव की खबर आई है कि वहां पर हार के बाद एक पंचायत सदस्य ने, जो कि वो हार गए साहब, तो उन्होंने लगभग 200 मीटर तक की रोड को, जो उन्होंने बनवाया था अपने जब पंचायत सदस्य थे तब, उस रोड को उन्होंने जेसीबी मशीन से बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ बना दिया, उसको बिल्कुल रौंद डाला उस रोड को। तो ये है कि अब मुझे या तो जिता दो या नहीं तो आप भुगतो। तो ये क्या स्थिति है, ये समझना होगा। तस्लीम खान है, कह रहे हैं आज धर्म, जनता और पाप बीजेपी की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि सर हम बिहार से हैं, बिहार में कोरोना से ज्यादा भूखे मर जाएंगे। जिस तरह से पुलिस द्वारा ठेला उल्टा जा रहा है, गरीब तबके के लोग भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल ये बात तो हम लोग भी रख रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल घड़ी है ओवरऑल, और दिहाड़ी लोगों के लिए जो दिन में कमाते हैं और रात को गुजारा करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है। और यही बात हम पिछले साल भर से कहते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं, और इसी को लेकर के चर्चा करते हैं। और अगर उंगलियां उठती हैं सरकार के ऊपर ही उंगलियां उठेंगी, क्योंकि सरकार है, जो जिसकी सरकार है उसके बारे में बात तो हम करेंगे ही। निजाम खान कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कोरोना पैंडेमिक में ऑक्सीजन की कमी से लेकर पूरे देश में हिंसा की जननी है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो कभी जय श्री राम के नाम पर, यही बीजेपी का डीएनए है। अली राजा का कहना है कि सर बीजेपी हटाओ, खुद को बचाओ, वरना मोदी सबको बेचे देंगे। सिविलाइज्ड जंगल का कहना है गुड इवनिंग सर। अनिल लोधीपुरी का कहना है भाजपा संगी लोग हिंदुत्व सिखाने बंगाल गए थे और ममता बनर्जी से हिंदुत्व सीखकर लौट गए, इंतजार करें, इस देश में ऐसे जाएंगे कि फिर लौटकर नहीं आएंगे। जनमानस तैयार हो रहा है, यहाँ गांधी का समाजवाद ही चलेगा, इस देश में गांधी का समाजवाद ही चलेगा, अनिल लोधीपुरी का कहना है। फिर रहमतुल्ला अंसारी का कहना है कैसे भी हो लोगों की जान बचाओ। बिल्कुल, इकबाल हसन भी हैं, देश की को नर्क बना दिया है कह रहे हैं। राजू अंसारी हेलो कह रहे हैं। तनवीरुल इस्लाम डीवी लाइव गुड कह रहे हैं। एसके पटेल सिब्बू एडवोकेट कह रहे हैं ये कुछ भी विकास नहीं किया बीजेपी ने। लक्ष्मण शेख कह रहे हैं। फिर डार्क आगे 2014 से 2024 और सुहानी का कहना है मोदी जी को सबको सिखाना जरूरी है। सिविलाइज जंगल भी हैं। फिर हमारे साथ अपू प्रधान हैं। जय टीएमसी जिंदाबाद कह रहे हैं। वीरेंद्र नंदन कह रहे हैं बंगाल में टीएमसी का झंडा लेकर मुस्लिम लोग हिंदू पर अत्याचार कर रहा है, ये ब्रजेंद्र नंदन का कहना है।
फिर अब ये देखना होगा, हम लोग वहाँ नहीं हैं तो इसलिए अब जो जहां से जैसी खबर आ रही है हम आप तक रख रहे हैं। आफ्ताब जानूपुर का कहना है, इतिहास में पहला प्रधानमंत्री हैं जो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ले लिया करते हैं और उसमें देश की भोली भाली जनता पीसी जाती है और अंधभक्तों को कुछ समझ में नहीं आता। अजय शर्मा कह रहे हैं यूपी में 405 में से 2022 में 403 सीटें हैं यूपी में, आपको पता है। और चुनाव विधानसभा के बारे में कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को 100 सीटें आएंगी। रसिक देसाई है, बीजेपी जुमला पार्टी कह रहे हैं। तो ऐसे तमाम साथी जो लगातार बने हुए हैं, विकार आगा हमारे साथ, बद्री विशाल हमारे साथ, कुलदीप बराला हमारे साथ, फिर SRK अहमद सर अपने चैनल के ऊपर लेकर जाओ कह रहे हैं। आप लोग रहेंगे चैनल ऊपर जाएगा भाई। अपू प्रधान हैं, फिर मोहम्मद अंसारी हैं, अली अकरम हैं, नियाज खान हैं, कह रहे हैं नियाज खान की राजीव जी अभी हमें एक महामारी से लड़ना है लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में लगी हुई है। तो ऐसे फिर चड्ढा सुरजीत हैं जो भारत की तरक्की बीजेपी कराएगी, TMC हिंसक पार्टी है, चड्ढा सुरजीत चड्ढा का कहना है। फिर लक्ष्मण शेखले डार के कह रहे हैं, फिर कुलदीप हैं। तमाम लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से अपने कमेंट्स को रख रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि जिस देश की जनता ने प्याज महंगा होने पर सरकारों को गिरा दिया, आज उसी देश की जनता लाशें गिराने पर भी खामोश है, गिरने पर भी खामोश है। रफीक अंसारी मोदी इस्तीफा दो कह रहे हैं। विद्युत जमाल हैं। करण सिंह कह रहे हैं, राजीव रंजन जी मेरा ख्याल है कि भाजपा ने लोगों के दिमाग पर राजनीति कर रही है, इसलिए देश का बचना मुश्किल है। सलीम शैफी भी हैं जो कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह बंगाल जीते होते तो हावड़ा ब्रिज बेच दिया होता, बंगाल की जनता ने बंगाल को बचा लिया। कृषक शर्मा है, बीजेपी जिंदाबाद कह रहे, कृष्ण शर्मा बीजेपी जिंदाबाद कह रहे हैं। गणेश भी हैं जो कह रहे हैं, गणेश सबकोता कि सर 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने नसबंदी संबंधी एक कानून लाई थी जिसका लोगों ने यह कहकर विरोध किया था कि नसबंदी के 3 दलाल संजय, इंदिरा, बंशीलाल, इस गंभीर परिणाम पर अब लोग भुगत रहे हैं। आपसा कह रही हैं आपसा खां कि लगता है अंधभक्त दीपक चौरसिया जिसको ज्यादा सुनते हैं। आकाश भी हैं जो कह रहे हैं आप अपना ख्याल रखिए। फिर आप क्या कहते हैं, आकाश पिपरे का कहना है। अली राजा भी हैं। तमाम साथी दोस्तों, अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और सुधीर गुप्ता कह रहे हैं वाई TMC किल पीपल मोर एंड मोर। ये फिर दिनेश पारुल का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाना सबके बस में नहीं है। फिर कर्मवीर सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, जसविंदर सिंह भी बने हुए हैं हमारे साथ, अशोक सांगवान भी हैं। गांधी जी को याद रखें, धर्म मजहब भाईचारे से बढ़कर नहीं होता। तमाम साथी, रफीक पुनावाला भी हैं, MHS भी हमारे साथ बने हुए हैं, न्यू नेशनल वीडियो भी हैं, तमाम BK पांडे भी हैं। तो तमाम साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। और न्यूज पॉइंट में हम लोगों ने आज जो खबर रखी थी, यही जो सवाल रखा था, जो हमारा पॉइंट था आज का न्यूज का, वो यही था कि भाजपा में क्या मचने वाली है भगदड़। इस पे और भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज वक्त समाप्त हो चुका है और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करना होगा। और लेकिन उससे पहले, समाप्ति पर जाने से पहले, मैं अपने तीनों साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अवनीश जी आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला। और आप तमाम साथियों को, दोस्तों को, जो आप लोग लगातार कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमें देखते रहे, जिन्होंने कमेंट लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने हमारे पक्ष में बातें रखी, जिन्होंने हमारे खिलाफ बातें रखी। लेकिन आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग अगर वैचारिक रूप से मतभेद रखते हैं, कोई बात नहीं, मेरे विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का पालन जरूर करें। हमारे इस मंच पे अनाप शनाप की बातें अगर रखेंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ये जरूर याद रखिए। आप हमारे जो विचार हैं उससे आप अगर सहमत नहीं हैं, आपके पास शब्द हैं तो बहुत अच्छी बात है, शब्द नहीं है तो आप सीधे लिख दीजिए कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर आप गाली गलौज करेंगे, दूसरी बातें करेंगे, अनाप शनाप बातें रखेंगे, तो ये बातें
हम इस मंच पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात मैं खुले तौर पे, घोषित तौर पे कह रहा हूं, इस बात का जरा ध्यान रखिए। रफीक पूनावाला कह रहे हैं कि राजीव जी, कुछ लोग आपको भड़काने के लिए गलत लिख रहे हैं, आप सच बोलते हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, सच्चाई की जीत होती है। और निजाम खान का कहना है कि पैनलिस्टों को धन्यवाद दे रहे हैं। सीमा खातून बहुत सही सर कह रहे हैं। फिर रावेश जी बीजेपी मुर्दाबाद कर रहे हैं, जय भगवान रावेश बीजेपी मुर्दाबाद कर रहे हैं। पवन कुमार वेरी गुड डीवी लाइव न्यूज कह रहे हैं। ललित लकड़ा बीजेपी सब बेच देगी कह रहे हैं। असलम चिश्ती लगातार बने हुए हमारे साथ। आपसा भी हैं, बाय बाय बीजेपी अंधभक्तों कह रहे हैं। तनवीर भी हैं। तो दोस्तों अब प्रमोद कुमार भार्गव भी हमारे साथ। अब दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का वक्त हो गया है। अब इस कार्यक्रम को यही हम समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ, आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे आपके सामने और आपका इंतजार रहेगा। जरूर जुड़िए, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए सवालों के साथ आपके सामने होंगे और आपके विचारों का भी हम इंतजार करेंगे। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।